नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईडी और सीबीआई के छापों की, जिससे विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से बौखलाई हुई है। विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इसके पीछे के कारणों पर बात करेंगे और साथ में ही ये बात करेंगे कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से पिछले एक साल के अंदर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के काले कारनामों को उजागर किया है और तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की कैश और उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया है, उसी के कारण विपक्षी पार्टियां हंगामा करती है और ईडी और सीबीआई दोनों के ऊपर राजनीतिक बदले की भावना से उसका उपयोग करने का आरोप लगा रही है। अभी पश्चिम बंगाल में ईडी ने रेड मारी और उस रेड में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुए और ये ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद किए गए हैं। अभी और भी सबूत मिलने बाकी है और इसमें कम से कम 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश होगा, क्योंकि टीचरों की जो बहाली की गई थी, जिसमें फर्जीवाड़ा किया गया था, 1000 से ज्यादा अभी तक नाम आए हैं कि किन किन टीचरों को फर्जी तरीके से बहाल किया गया था और उसमें 5 से 10 लाख रुपए का घूस ली गई थी। इस पूरे मामले में 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला होने वाला है, सामने आने वाला है। और इसलिए ममता बनर्जी, जो पिछले कुछ समय से बार बार यह आरोप लगा रही थी कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है, उसका परिणाम अभी अभी सामने दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले भी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाला में फंसे हुए हैं और इसके कारण ममता बनर्जी को लग रहा है कि दोनों बुआ भतीजा को जेल जाने की बारी आ सकती है। इसलिए ममता बनर्जी पहले से ये भाव बना रही थी कि ईडी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, सीबीआई गलत तरीके से राजनीतिक बदले की भावना से ग्रसित है और केंद्र की सरकार टीएमसी को, ममता बनर्जी को दबाना चाहती है। लेकिन यहां मसला ईडी से संबंधित है, सीबीआई से संबंधित है और इन विपक्षी पार्टी के नेताओं के काले कारोबार से संबंधित है। चाहे टीएमसी हो या एनसीपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जो अपने आप को सबसे ईमानदार पार्टी कहती है, वो पार्टी हो, सारी पार्टियों की पोल पट्टी आज हम खोलेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से पिछले कुछ समय से जो ईडी ने छापेमारी की है, उसमें हजारों करोड़ रुपया तो केवल कैश में बरामद किया गया है और हजारों करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है, जिसके आंकड़े अगर एक एक करके सामने आए तो होश उड़ जाएंगे, क्योंकि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा ये होगा और जो 1 लाख करोड़ रुपया कुछ स्टेट के पूरे बजट के बराबर होता है। 1 लाख करोड़ रुपए के इस ब्लैक मनी को मोदी सरकार ने जो जब्त किया है, ये पूरे विपक्ष की रीढ़ को तोड़ने वाला है और इसलिए बार बार मोदी सरकार के ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे को कम करने का बात की जाती है, इसके गलत इस्तेमाल की बात कही जा रही है। तो अगर पिछले कुछ समय के रिकॉर्ड को देखें और कुछ बड़े बड़े मामले को ही टटोलें तो पता चलेगा कि कितने का हजारों करोड़ का काला कारोबार कैसे इन नेताओं के नाकों तले चल रहा था और इनकी क्या हिस्सेदारी थी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जीएसटी अथॉरिटी ने एक छापेमारी की थी। कानपुर और कन्नौज में पीयूष जैन के जो इत्र के कारोबारी हैं, उनके घर पर जो छापे मारे गए, उसमें से तकरीबन 200 करोड़ रुपया कैश बरामद किया गया था और सैकड़ों करोड़ के अलग अलग
जो तरीके से इन्वेस्टमेंट किया गया है, चाहे सोना में हो या डायमंड में हो या फिर दूसरे कागजात भी बरामद किए गए थे। ये मामला बहुत ही हाईलाइटेड रहा और पीयूष जैन का सीधा संबंध समाजवादी पार्टी से था। उस समय जो गिनती की गई थी उसमें 196 करोड़ का रिकॉर्ड तो तत्काल मिल गया था और उसके बाद कुछ और कैश बरामद किए गए, यानी 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश बरामद किया गया पीयूष जैन के घर से। और गोल्ड डायमंड की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके कारण समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बराबर हंगामा करते रहे कि ईडी, सीबीआई, जीएसटी अथॉरिटी, ये सारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका गलत इस्तेमाल इन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। लेकिन जनता को ये पता है कि जब सैकड़ों करोड़ रुपया किसी के घर से बरामद होता है तो उस एजेंसी का वो गलत इस्तेमाल कैसे कहा जा सकता है। अगर पार्थ चटर्जी के करीबी के घर से 21 करोड़ रुपया का कैश बरामद हुआ तो इसे गलत इस्तेमाल कैसे कहा जा सकता है। अब उससे आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश से बढ़ते हुए झारखंड की ओर चलते हैं, जहां माइनिंग एक बड़ा कारोबार है और कई पार्टियां इस माइनिंग इंडस्ट्री को गैर कानूनी तरीके से संचालित करते रहे हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन इलीगल तरीके से माइनिंग के इंडस्ट्री में शामिल रहे हैं और उनके इस काले कारोबार का पर्दाफाश भी इस बीच हुआ है। इस बीच कई छापे पड़े, जिसमें माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल के घर से 25 करोड़ रुपया कैश बरामद किया गया और दूसरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 100 करोड़ के करीब अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए नोटिस भी भेजे गए हैं और कुर्क भी किया गया है। यानी झारखंड में भी, जहां पर कांग्रेस और झामुमो की सरकार है, दोनों गठबंधन की पार्टी है और वहां पर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया इन विपक्षी पार्टी के नेताओं और उनके सहयोगियों के खाते से बाहर निकाला गया, जिसके कारण मोदी सरकार के ऊपर फिर से आरोप लगाया गया कि ईडी और सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से आगे भी बढ़ें तो भी हर स्टेट में जहां विपक्षी पार्टियों, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, एनसीपी हो या फिर दूसरी कई पार्टियां हैं, सारे के सारी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो करप्शन में इतनी धसी हुई है कि जहां भी हाथ डालें वहां इनके काले कारोबारों के सबूत मिलते हैं। अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर दो तरह के अवैध कारोबार चल रहे हैं, एक नशा का कारोबार और एक अवैध सैंड माइनिंग का। चुनाव का समय अगर ध्यान हो तो उस समय की स्थितियों को देखें जब पंजाब में छापेमारी की गई थी और उस समय जो पंजाब में कांग्रेस के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी थे, उनके करीबी रिश्तेदार साले के और उनके करीबी रिश्तेदारों के घरों पे जो छापे मारे गए थे उसमें भी करीब करीब 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे और कई करोड़ की संपत्ति भी सीज की गई थी। यही नहीं, राजस्थान में भी अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर छापेमारी की गई थी और वो भी काले कारोबार उनका उजागर किया गया था, जिसमें वो फर्टिलाइजर का गलत तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। ऐसे फर्टिलाइजर का जिसको बाहर भेजना गलत है, उसको वो सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों में फैक्ट्री चलाने के लिए सप्लाई किया करते थे, जो सैकड़ों करोड़ का घोटाला है और जिसके लिए सीबीआई उनको गिरफ्तार भी करने वाली है। अगर उसके बाद बात महाराष्ट्र की करें तो वहां एनसीपी तो ऐसी पार्टी है जिसके हजारों करोड़ का घोटाला सबके सामने दिखाई पड़ रहा है और वहां पर अगर सीबीआई और ईडी की बात करें तो एनसीपी के 3 बड़े नेता अभी उस दलदल में फंसे हुए हैं। एनसीपी के नेता और
पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख वसूली के कांड में फंसे हैं, जिनके घर से करीब करीब 8 करोड़ रुपया, उनके घर और उनके सहयोगियों के घर की बात हो रही है, जहां पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़े। 8 करोड़ रुपया नगद प्राप्त हुआ था और 50 करोड़ से ज़्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले उनके ऊपर चल रहे हैं। इसके अलावा कई फ्लैट जो बरामद किए गए हैं, अचल संपत्तियों का जो ब्यौरा दिया गया है, उसमें लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति इनकी जब्त होने वाली है। कुछ ऐसी स्थिति नवाब मलिक की भी है, जिनके 500 करोड़ से ज़्यादा की अवैध संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है। और उस कार्रवाई में यह भी पता चल रहा है कि दाऊद इब्राहिम के गैंग से मिलकर किस तरीके से नवाब मलिक ने सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, अवैध तरीके से कब्जा किया, और यहां तक कि उस पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए भी किया। यही मोदी सरकार की बड़ी सफलता है, जिससे ये लोग बौखलाए हुए हैं। अगर महाराष्ट्र की ही दूसरी नेता के बात करें जो लगातार डिप्टी सीएम बने रहे हैं और शरद पवार के भतीजे हैं, वो हैं अजीत पवार। शरद पवार के ऊपर भी कई मामले चल रहे हैं, लेकिन इस बीच पिछले साल के अक्टूबर नवंबर से लगातार इनकम टैक्स और ईडी शरद पवार के भतीजे अजीत पवार पर नजर रखे हुई थी। अजीत पवार के करीब 1500 करोड़ की संपत्ति पर नोटिस भेजा गया है। इनकम टैक्स ने नोटिस जारी की है, जिसमें से 500 करोड़ तो जरेंडेश्वर शुगर मिल की मार्केट वैल्यू है। इसके अलावा 250 करोड़ का एक रिसोर्ट गोवा में इनका है, जिसको भी उसमें अटैच किया गया है। उसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में इनके अलग अलग जमीनों का ब्यौरा भी ईडी और सीबीआई के साथ साथ आईटी के पास है, जिसकी कीमत मानी जा रही है कि 500 करोड़ के करीब है, जो 27 जगह पर अलग अलग जमीन इन लोगों ने खरीद रखी है। पार्थ पवार जो अजीत पवार के बेटे हैं, वो भी एक कंपनी चलाते हैं और उस पर भी छापेमारी की गई थी। 50 करोड़ रुपए का उनका सिर्फ ऑफिस है, जिसे भी सीज कर दिया गया है। यानी कि तकरीबन 1500 करोड़ की संपत्ति सिर्फ अजीत पवार की है, जिस पर नोटिस जारी किया गया है और कई सीज कर दिए गए हैं। यानी कि महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब तक, पश्चिम बंगाल की स्थिति अभी देख ही रहे हैं। तो पूरे मामले के ये बड़े बड़े ऐसे मामले हैं। इसके अलावा कई और ऐसे मामले हैं जिसमें 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपया कैश बरामद किया गया है, जिसमें दिल्ली के सबसे ईमानदार पार्टी कहने वाले और सबसे ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल के निकट सहयोगी सत्येंद्र जैन का मामला भी है, जिनके सहयोगी और उनके घरों पर जो छापेमारी की गई थी, उसमें 2.81 करोड़ रुपया नगद यानी कैश में बरामद किया गया था और लाखों के गोल्ड और दूसरे दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। यानी सारे कारोबार इन लोगों के काले हैं, जिन कारोबारों पर मोदी सरकार ने अटैक किया है। और अगर छोटे छोटे मामले देखें, जैसे पंजाब में एक बिजनेसमैन, रियल एस्टेट के बिजनेसमैन के घर पे छापेमारी हुई, 85 लाख रुपया कैश बरामद किया गया। गुजरात में भी कुछ ऐसी कार्रवाई हुई। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल में गोल्ड स्कैम जो चला है, जिसमें पिनरई विजयन जो सीएम हैं केरल के, पिनरई विजयन का नाम भी आ रहा है, उस गोल्ड स्कैम में भी करोड़ों रुपए कैश बरामद किए गए हैं अलग अलग छापेमारी में। तमिलनाडु में भी कई छापेमारी की गई है, जिसमें करोड़ों की संपत्ति सीज की गई है। और अब जो सबसे नज़दीकी मामला है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों फंसे हुए हैं, वो है नेशनल हेराल्ड का मामला, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। और नेशनल हेराल्ड के 5000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे गांधी परिवार के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और ये तकरीबन 5000 करोड़ की संपत्ति भी सीज होने वाली है। अब इन सारे संपत्ति के ब्यौरों और कैश में मिली रकम को अगर जोड़ें तो ऐसा प्रतीत होगा कि
ये एक अंश है इन लोगों के ब्लैक मनी का जिस पर मोदी सरकार ने अभी प्रहार किया है और जो तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास आएगा। और इस कारण से विपक्षी पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, मोदी सरकार पर हमला कर रही है कि ईडी, सीबीआई, जीएसटी अथॉरिटी ऐसे जो एजेंसियां हैं उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर ये गलत इस्तेमाल है तो आज तक जो कांग्रेस की सरकार में इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता रहा उसी को सही कहा जाएगा, क्योंकि अब तक इन एजेंसियों का इस्तेमाल इन काले कारोबार को उजागर करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें छुपाने के लिए किया जाता रहा है। कांग्रेस हो या क्षेत्रीय पार्टियां, सब के सब भ्रष्टाचार के दलदल में इस तरीके से धंसे हुए थे कि इन लोगों को एक दूसरे को सुरक्षित करने के लिए इन एजेंसियों के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती थी। और इसलिए अब तक ईडी, सीबीआई बिल्कुल निकम्मों की तरह पड़ी रहती थी। सीबीआई को तो सुप्रीम कोर्ट ने पिंजड़े में बंद तोता भी कह दिया था। यानी कि इन एजेंसियों का जिस तरीके से पहले इस्तेमाल किया जाता रहा है ठीक उसी तरीके का इस्तेमाल अभी भी करने की उम्मीद इन पार्टियों को थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मोदी सरकार ने ये पिछले 1 साल की बात कर रहे हैं आपको, और 1 साल के कुछ मामले ही बताए हैं जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। और अगर ऐसा इस्तेमाल होना गलत है तो मोदी सरकार के इस गलत कामों का समर्थन करना चाहिए और विपक्ष के इन बयानों को और इस तरीके के आलोचनाओं का विरोध ही नहीं बल्कि चुनावों में इसका जवाब भी देना चाहिए। और इनसे उस समय पूछना चाहिए जब ममता बनर्जी मीटिंग करती है और रैली करती है। पिछले दिनों जिस रैली में उन्होंने बोला था कि ईडी और सीबीआई सरकार के इशारों पर हमें दबा रही है, उस समय जनता को पूछना चाहिए ये जो 21 करोड़ रुपया कैश मिला था ये ईडी और सीबीआई ने निकाला था, न कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने। सबके जो हाथ हैं वो भ्रष्टाचार के कीचड़ से सने हुए हैं और इसलिए इन लोगों को जवाब देने में कतराना पड़ता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।